जिस तरीके से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, जम्मू कश्मीर में किसी भी टाइम जो है इलेक्शन हो सकते हैं, आपका इस पे क्या? डिलिमिटेशन कमीशन का जो है 2022 में इस वक्त जो लाया गया, मेरे हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, किसी का सिर काटा गया, किसी के पैर काटे गए और एक शरीर की शक्ल दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी की शक्ल दी। इसे रविंदर रैना बीजेपी के चीफ, उनका ये कहना है कि इस बार जो है 50 के पार, आपको क्या लगता है इस बार 50 पार होंगे जम्मू कश्मीर में? नहीं, देखिए 50 के पार होने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। आम आदमी पार्टी कितने पार होगी जम्मू कश्मीर में? जिस तरीके से भाजपा वाले कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में 50 के पार, आम आदमी पार्टी डिलिमिटेशन की बात हम करें तो डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट जो सामने आई है उससे मुझे लगता है कि कोई भी खुश नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरफान मलिक आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है और आप देख रहे हैं द स्ट्रेट टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं भद्रवाह में। आपको बताते हैं जिस तरीके से हाल ही में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी है और जम्मू कश्मीर में किस भी वक्त जो है इलेक्शन हो सकते हैं, इसी मुद्दे को लेकर जो है आज चर्चा होगी। हमारे साथ है, मेरे इस तरफ जो है ये राशिद चौधरी जी है जो डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है टूडा से, और मेरे इस साइड जो है ये नीरज जी हैं पैंथर पार्टी से हैं। आज खास बातचीत होगी, बातचीत में जो है डिलिमिटेशन को लेकर बात होगी। आपको बता दें कि लोगों का काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है जिस तरीके से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट की है, मगर लोग काफ़ी जो है गुस्से में नज़र आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जो है आज चर्चा होगी। राशिद साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस तरीके से डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, जम्मू कश्मीर में किसी भी टाइम जो है इलेक्शन हो सकते हैं, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डिलिमिटेशन की जहां तक आपने सवाल किया है और आपने दूसरा सवाल किया है कि इलेक्शन कभी भी हो सकते हैं, खैर ये कयास आ रही है क्योंकि अभी हमने देखा है प्रधानमंत्री हमारे वजीर आजम साहब का दौरा रहा और बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी लोगों की उनके जम्मू के दौरा से। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद दो खास ऐलानात किए जाएंगे वजीर आजम की जानिब से। एक तो ये कि इंतखाबात जो है वो अनाउंस किए जाएंगे जम्मू कश्मीर के, और बड़ी उम्मीद ये वाबस्ता थी लोगों की कि शायद जम्मू का जो विकार है, जो जम्मू का 5 अगस्त 2019 को रियासत का दर्जा छीन लिया गया, शायद स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस मिले। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो यहाँ आके भी वही प्रोपेगेंडा हुआ, यहाँ भी बस वही था, पब्लिसिटी स्टंट था एक, और लोगों में आना था। और खैर ये एक अलग मौजू है, इस पे कभी हम और चर्चा करेंगे। मैंने सिर्फ ये मुनासिब समझा बात करना जो आपने कहा कि इंतखाबात जो हैं कभी भी हो सकते हैं, तो उम्मीदें हमें बिल्कुल नहीं हैं। खैर होने तो चाहिए, एक पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर को चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात आज इतने खराब हो चुके हैं, इतने बदतर हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के अंदर, प्रेसिडेंशियल रूल्स के अंदर रह रह के लोगों की मुसीबतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो ऊपर वाला करे कि आपकी बात बिल्कुल सही हो कि इंतखाबात जल्दी हों और एक पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में रूल करे। दूसरा सवाल आपका था जो डिलिमिटेशन कमीशन, हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट कल सबमिट की गई है। जी जी, मैं बात शुरू करना चाहूंगा। हर बार देखिए जो भी कोई बात हो, दैट शुड बी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईनी तर्ज पे। ये भी एक हकीकत है, ये एक कड़वा सच है कि हमारे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है डेमोक्रेसी का कत्ल हो चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक चीज में मतलब बाला-ए-ताक रख के हर फैसले किए जाते हैं। उसी तरह मैं कॉन्स्टिट्यूशन से टच करना चाहूंगा डिलिमिटेशन कमीशन को। तो आईनी तर्ज पे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन का जो है 2022 में इस वक्त जो लाया गया, मेरे हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं इसको कहता हूँ। वो इसलिए कहता हूँ 84th अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। 84th अमेंडमेंट ये बताता है कि 2026 तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस फ्रीज कर दिया गया। 2026 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन कमीशन, हदबंदी कमीशन बैठे। तो क्या वजह है कि 2022 में जम्मू कश्मीर में आप डिलिमिटेशन कमीशन बिठाते हैं, 2022 में आपने हदबंदी कमीशन बिठाया। एक तरफ से आप बात करते हैं जब आपने 5 अगस्त 2019 को स्टेटहुड का दर्जा छीना और कुछ फैसले लिए, उस वक्त आपने ये कहा था, ये चीजें बताई थी मरकज ने
कि एक विधान, एक निशान, एक संविधान, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी। बिल्कुल। एक संविधान रहेगा पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर एक अटूट अंग है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान में भी वही कानून लागू होंगे, वही संविधान चलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा हुआ है और वो पूरे हिंदुस्तान पे एप्लीकेबल होता है, वही जम्मू कश्मीर में भी रहेगा। तो अभी मुझे बताइए, अगर 84th अमेंडमेंट ये बताता है कि हिंदुस्तान में फ्रीज कर दिया गया है 2026 तक सेंसस और 2026 में पूरे हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन होगा, तो 2022 में यहां क्यों, इसको आपने हिंदुस्तान से अलग क्यों रखा है? पहला सवाल मेरा ये है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसमें गर्जोगायत क्या थी। इसमें गर्जोगायत ये थी कि एक्सक्लूसिवली कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रेम करनी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, किसी का सिर काटा गया, किसी के पैर काटे गए और एक शरीर की शक्ल दी गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी की शक्ल दी गई है, जिससे सीधा सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। हदबंदी कमीशन की बात जो आप कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा महकमा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोई भी गवर्नमेंट मशीनरी नहीं है जो ऑटोनोमस तरीके से काम करती है, जो आजादी से काम करती है। उसी तर्ज पे डिलिमिटेशन कमीशन का कांधा इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोल के लिए निशाना साधा है। इन्होंने कोशिश की है कि जहां ये भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां पे कहीं का वो कहीं से उठा के लाया किसी और एक इलाके को जहां पे इनका कार्डर स्ट्रांग है, वहां से लाके उसके साथ जोड़ दिया, कम्युनल लाइंस पे बांटने की कोशिश की है, कम्युनल लाइंस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फ्रेम किया गया है ताकि सीधा सीधा फायदा कम्युनल फोर्सेस को हो। और पूरी दुनिया के सामने आया है कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनल लाइंस पे चलने वाली पार्टी है। आपको लगता है जिस तरीके से रविंद्र रैना बीजेपी के चीफ, उनका ये कहना है कि इस बार जो है 50 के पार, आपको क्या लगता है इस बार 50 पार होंगे जम्मू कश्मीर में? नहीं, देखिए 50 के पार होने के लिए कुछ काम करना पड़ता है मेरे दोस्त। इरफान साहब, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र रैना जी काबिल एहतराम सदर हैं मेरे ख्याल में रियासत जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूं, किन बेसिस पे, किन बुनियादों पे आप ये अनाउंस करते हैं और ये दावे करते हैं कि अब की बार 50 के पार? डिलिमिटेशन कमीशन की बात थी, अगर मैं यहां भी मैं डिलिमिटेशन कमीशन की बात करना चाहता हूं। डिलिमिटेशन कमीशन को बिठाने का मकसद यह भी था कि हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिले, बिल्कुल, हर एक एथनिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन मिले। अभी एथनिक माइनॉरिटी की बात मैं करना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों को ले लीजिए आप। कश्मीर फाइल्स के नाम पे तो आप बड़ी सिंपैथी ले लेते हैं, कश्मीर फाइल्स बना के आप सियासत तो बहुत ज्यादा खेल लेते हैं हिंदुस्तान के अंदर। उसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर आपने सियासत खेलना शुरू किया कश्मीर फाइल्स के नाम पे। लेकिन कश्मीर फाइल्स के नाम से आप पंडितों के एक एथनिक ग्रुप की बात कर रहा हूं, माइनॉरिटी की बात कर रहा हूं, आप कश्मीरी पंडितों के सिंपैथाइजर नहीं होते हैं। आप उनके सिंपैथाइजर तब बनते थे जब आप उनको रिप्रेजेंटेशन देते। क्या आपने कश्मीरी पंडितों को रिप्रेजेंटेशन दी? किन बुनियादों के ऊपर आप अब की बार 50 के पार बोलते हैं, जबकि आप लोगों के बड़े सिंपैथाइजर बनते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो तब आप कहीं ठहरते ही नहीं है जमीन पे। तो मुझे समझ नहीं आती कि अब की बार 50 के पार कौन सा रॉकेट चलाएंगे, किस फॉर्मूले की बिना पे, बुनियाद पे आप कहते हैं कि अब की बार आप 50 के पार जाएंगे। आम आदमी पार्टी कितने पार होगी जम्मू कश्मीर में? जिस तरीके से भाजपा वाले कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में 50 के पार, आम आदमी पार्टी कितना पार करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर आप बात करना चाहेंगे तो देखिए, तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर की सोच बदल रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की सोच बदलती जा रही है, लोग तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे दावे नहीं है कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, काला धन वापस लाया जाएगा। काला धन आता नहीं है, जीएसटी आ जाता है, जो आपके पास में मेहनत की कमाई है वो भी लूट के ले जाते हैं लुटेरे। ये भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों की तरह आम आदमी पार्टी के वादे दावे नहीं है। दिल्ली के अंदर उन्होंने जो बताया, लोगों ने उनकी चीज को एंडोर्स किया और एक चांस लिया
लोगों ने कहा कि एक मौका आम आदमी पार्टी को भी दिया जाए, और दिल्ली के अंदर आज की तारीख में ये साबित हो चुका है, आया हो चुका है कि आम आदमी पार्टी ने मैनिफेस्टो एक आम आदमी की जरूरत के मुताबिक, एक आम आदमी की पल्स रीड करके उसकी जरूरत क्या है उसके मुताबिक मैनिफेस्टो लेके आई थी दिल्ली में, और एक एक चीज पूरी करके दी है। आज दिल्ली के अंदर एक गरीब आदमी को जरूरत क्या है? मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना चाहूंगा। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट है मेरे हिंदुस्तान का आईन। मैं उसी आईन की बात करता हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक विधान एक संविधान। उसी संविधान की बात मैं कर रहा हूं। वही संविधान हमको वादा देता है कि आपको बेसिक सहूलियात जितनी है, बुनियादी जो सहूलियात आपके लिए है, जरूरत है, वो पूरा करने का वादा देता है। फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, आपको पानी मिलना चाहिए, आपको अच्छी तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए, आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, आपके घर में बिजली हो सके तो मुफ्त होनी चाहिए, आपकी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, आपके बच्चों को रोजगार चाहिए। ये सब चीजें बेसिक जरूरतें हैं। तो आम आदमी पार्टी फंडामेंटल राइट्स को बचाने की बात कर रही है, फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड कर रही है और हिंदुस्तान के आईन की सुरक्षा कर रही है। उसी के तहत अंतर्गत रह के वो अपना मैनिफेस्टो बनाती है, जो दिल्ली में बनाया था, और जितने भी वादे किए थे वो दिल्ली के लोगों ने देखा। वो तारीख गवाही देती है, मैं नहीं, तारीख के पन्ने खंगाल के देखिए आप। वो दिल्ली के अंदर एक एक बात के ऊपर खरे उतरे हैं। उसके बाद पंजाब की बात ले लीजिए। पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली के मॉडल को देख के उनके अंदर भी एक उम्मीद जागी, उन्होंने भी एक सपना देखा कि हम लोग भी तरक्की करें, हम लोगों की भी यही जरूरतें हैं। एक आदमी, आम आदमी की जरूरत ही यही है। एक गरीब आदमी, लाचार आदमी, बेबस आदमी, एक देहाती आदमी। हिंदुस्तान देखिए 70% 80% हिंदुस्तान देहात में बसता है। अंबानी अडानी तो कुछ है जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे हैं, या भारतीय जनता पार्टी उनकी गोद में बैठी रहती है। गरीब आदमी 70-80% आबादी जो है देहात में बसती है, हिंदुस्तान देहात में बसता है, गरीब है, मजबूर है, देहाती है। उस आदमी की जो जरूरतें हैं वो जरूरतें आम आदमी ने दिल्ली में पूरी की, और उसी को देख के पंजाब के लोगों में भी एक उम्मीद जागी। उन्होंने भी पूरा अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया, और आम आदमी को अपना मैंडेट दिया। तो आज देखिए अभी कितने ही दिन हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बने हुए। मैं अभी देख रहा था कि फार्मर्स की बात आप करें पंजाब के अंदर, जो इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा, एक नेशनल इशू बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 साल तक हमारे अन्नदाता जिनको कहते हैं, फार्मर्स को सड़कों पे लिटाया, दिन रात, बरसात में, बारिश में, धूप में, छांव में, हर भूखे पेट के ऊपर गाड़ियां चला दी गई, लाठीचार्ज किए गए, डंडे बरसाए गए उन्हीं फार्मर्स के लिए। मैंने अभी देख रहा था कि आज ही एक और बिल सब हुआ, अभी एक 1500 रुपया पर एकड़ एक फार्मर को राइस की सीडिंग के लिए 1500 रुपया पर एकड़ के हिसाब से पैसा दिया गया। बिजली मुफ्त कर दी गई, 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई। बाकी चीजें जो है वो स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। तो इन चीजों के ऊपर अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को, अगर की वैसे गुंजाइश नहीं है इंसान को, जम्मू कश्मीर के लोगों की भी यही जरूरतें हैं, लोगों को सोचना चाहिए, तब्दीली लानी चाहिए। और अगर लोग हकीकत में डेवलपमेंट के शौक की शौदाई होंगे और डेवलपमेंट चाहते हैं, दंगे नहीं चाहते, आपसी भाईचारा चाहते हैं, कम्युनल हार्मनी को बचाना चाहते हैं, सेकुलर फैब्रिक को बचाना चाहते हैं, अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर ना के सड़कों पे दर बदर की खाक छानते हुए देखना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे देखना चाहते हैं, अपने माओ बहनों को सड़कों पे बिना इलाज के मरता हुआ ना देखना चाहते हैं, ये सब चीजें अगर देखना चाहते हैं तो मैं कहता हूं एक क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी के झाड़ू से ही एक क्लीन स्वीप मारना जैसे होगा। आपने सड़कों की बात की, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? आम आदमी पार्टी की मैंने आपको बताया अभी कि लोगों को अगर यहाँ की जम्मू कश्मीर रियासत की बाशऊर आवाम पे पूरा भरोसा है कि लोग जाग चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि आप तामीर और तरक्की हो, तो तामीर और तरक्की जब वो चाहते हैं तो इसका मतलब है वो आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे। तो ये थे हमारे साथ राशिद जी, और मेरे साइड हैं नीरज जी पैंथर पार्टी से, जिनका तारुफ मैंने आपके साथ पहले ही करा दिया है। नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो सबमिट हो गई है, इलेक्शन जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त हो सकते हैं,
जो आप जानते ही हैं, आपकी क्या राय है इस पर? आपको लगता है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है वो ठीक साबित हुई? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन की बात हम करें तो डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट जो सामने आई है उससे मुझे लगता है कि कोई भी खुश नहीं। आप चाहे किसी भी खित्ते की बात करें, यहाँ जो है इस प्रकार का तमाशा किया गया है। भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 2014 के इलेक्शन में यहाँ 1,08,000 वोटर थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि जब डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो हमें पूरी उम्मीद थी, हम चाहते थे और हमें ये सरकार से उम्मीद थी कि डिलिमिटेशन हो रही है तो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी और इसके एरिया को देखते हुए जो है इसको सीधा सीधा 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो पुल डोडा में आके खत्म हो जाती है और वहां से जो है भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी शुरू होती है। यहाँ से होते हुए 30 किलोमीटर आप भद्रवाह आए और यहाँ से चरादा, भेला, कांढोद और उसके बाद आप भलेंस चले जाएं। इतना बड़ा एरिया था। पॉपुलेशन के अलावा एरिया की भी बात है, इतना बड़ा एरिया था तो हमने सोचा था कि इसको जो है डिवाइड करके 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाएंगी। उससे क्या होता कि उससे जो है दोनों हमारे जो खित्ते हैं, एक भलेंस और एक भद्रवाह है, तो हम चाहते थे कि दोनों खितों की जो है प्रॉपर डेवलपमेंट होती। जब हमें अपनी अलग रिप्रेजेंटेशन मिलती, भलेंस वालों को अपनी रिप्रेजेंटेशन मिलती तो उनका भी विकास होता, हमारा भी विकास होता। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या किया गया, इस बार जो है नई जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी वजूद में आई है उसमें 1,45,000 वोट है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये 7 तहसीलों पर बनाई गई, 7 तहसीलें। दूसरी तरफ आप जाएं किश्तवाड़ में जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी वो सिर्फ 3 तहसीलों पर बनी और वहां जो आप देखें वोटर 45 से 50,000 वोटर। तो कहीं ना कहीं जो है एक किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को जो है बेनिफिट देने के लिए मुझे लगता है डिलिमिटेशन कमीशन ने जो है दबाव में काम किया। जो कमीशन था उसने जो है फेयर जो है काम नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो है सीधा सीधा बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। खैर अब जो है ये ड्राफ्ट हो चुका है, ये इरिवर्सिबल नहीं है। हम इसको जो है बदल, हम सिर्फ इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो अगर जहां जहां भी गलत हुआ है तो उसका हिसाब जो है लोगों को देना है। अभी लोग अगर ये यहाँ चुनाव होता है तो लोगों के पास जो है उनके पास हथियार है उनका वोट। तो वो वोट से जो है इसका जवाब देंगे जहां जहां जिस एरिया को जो है सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। जैसे कि आप भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी में से जो है कुछ एरिया काट के डोडा वेस्ट में जाती है। बिल्कुल। इस तरह से जो है भलेंस जो हमारा एरिया था, भलेंस जो एक बहुत बड़ा एरिया है और भलेंस की जो है पॉलिटिकल लीडरशिप जो है बहुत बड़ी है। गुलाम नबी आजाद साहब जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, मुझे समझ नहीं आती कि इतने बड़े बड़े लीडर जो हैं भलेंस के वो एक खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, जिसको मैं क्रिमिनल साइलेंस कहूंगा। कि पूरे भलेंस की जो है पहचान को खत्म किया गया है, नस्तो नाबूद कर दिया गया भलेंस की पहचान को। आधा भलेंस काट के जो है भद्रवाह के साथ लगाया गया, आधा डोडा वेस्ट के साथ लगाया गया। अब आधे भलेंस वाले जो हैं वो भद्रवाह आएंगे, आधे भलेंस वाले डोडा जाएंगे, आधे लोगों का साथ में गाँव, एक गांव का एमएलए जो है डोडा में होगा, दूसरे गांव का एमएलए भद्रवाह में होगा। तो इस प्रकार जो है सरासर जो है डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो गलत है। हम उसका विरोध करते हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको इसका विरोध करना चाहिए। विरोध इसलिए नहीं कि हम सरकार के खिलाफ हैं, इसलिए कि हमारे लोगों के साथ गलत हुआ है और डिलिमिटेशन में जो है लोगों को उनका बराबर हक नहीं मिला है। तो मैं समझता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन को जो है एक बार फिर से जो है इसके ऊपर गौर करना चाहिए और लोगों की जो ऑब्जेक्शन दी गई थी उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर से जो है लोगों को अपने विश्वास में लेके दोबारा से जो है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को तैयार करना चाहिए और लोगों की मर्जी के मुताबिक जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिजाइन होनी चाहिए, ताकि जो है लोगों को उसका फायदा हो, न कि किसी सियासी जमात को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नीरज जी। आपको बता दें कि जिस तरीके से
कल जो है डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई तो हमने जायज समझा, मुनासिब समझा कि क्यों ना हम इस मुद्दे को लेकर बात करें। और आज हमारा दौरा जो था भद्रवाह का दौरा था। आज हमने आम आदमी पार्टी से भी बात की, आज हमने पैंथर पार्टी से भी बात की, जिन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम इसका विरोध करते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन को जो है एक बार फिर से इस पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए क्या ये डीलिमिटेशन कमीशन जो रिपोर्ट सबमिट की है क्या ये अपनी जगह पर सही है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए हमारे साथ बाकी सब अपडेट के लिए और देखते रहिए द स्ट्रेट टाइम्स। दीजिए अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।